Am I audible? And everyone can see the PPT. Yes, yes. Yes, sir. Audible. Thank you. So, good evening, everyone. Thank you for joining this seminar or webinar, we can say. And today we will discuss one of the important topic, and that is miasm. And today we will try to understand miasm, what Hahnemann said about miasm, how to prescribe with miasm, and with every aspect of miasm, we will today try to understand in this 1 hour. So I hope everyone can see the PPT as well as can hear properly. I am starting Yes, Dr. because some people are still they are trying to join. Yeah, it's okay. आप स्टार्ट कर सकते हैं. अच्छा ठीक है मैम, मैं सोच रहा था कि नहीं, एक्चुअली मेरा भी नेट डिस्कनेक्ट हो गया. मैंने दोबारा ज्वाइन किया. बस देर. चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं मायाजम के बारे में। मेरा नाम है डॉक्टर विनय प्रताप सिंह। मैंने यूजी पीजी एनआईएच से किया है, एनआईएच कोलकाता। एंड अभी मैं मेडिकल ऑफिसर हूँ गवर्नमेंट ऑफ बिहार में। तो आइए मायाजम के बारे में शुरू से जानते हैं कि हैनीमैन ने मायाजम का खोज क्यों किया। और जब हैनीमैन इतना इंटरेस्ट, इतना साल लगा दिए मायाजम खोजने में, तो हम लोग मायाजम का यूज क्यों नहीं कर रहे हैं? और हम लोग नहीं कर रहे हैं तो कहां हम लोग पीछे हैं? तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले वर्ड मीनिंग, बेसिक कोई भी टॉपिक का वर्ड मीनिंग। तो ये मायाजम जो वर्ड है वो कहां से आया? तो ये एक ग्रीक वर्ड है हैनीमैन के टाइम पे। और ओल्ड मेडिसिन ऑफ हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन में जाइएगा तो ग्रीक मेडिसिन जो है, ग्रीक सिस्टम ऑफ मेडिसिन, वो बहुत डेवलप था। तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारा वर्ड्स वहीं से डिस्कवर हो जाता था। तो ये ग्रीक में एक वर्ड था मायाजम। और हैनीमैन के टाइम पे जितने भी प्रैक्टिशनर थे उनको ओल्ड स्कूल प्रैक्टिशनर बोला जाता था, जो एलोपैथी प्रैक्टिस, सारा चीज का प्रैक्टिस करते थे, जो उनको समझ आता था। तो वो प्रैक्टिशनर अगर किसी भी चीज का कोई कॉज खोजते थे कि ये डिजीज का ये कॉज हो सकता है, तो उसको वो लोग मायाजम बोल देते थे। तो हैनीमैन भी इसी तरह, हैनीमैन भी उसी टाइम के फिजिशियन थे। तो हैनीमैन ने भी क्रॉनिक डिजीज का खोज किया और उसका कॉजेस खोजे, तो उसको हैनीमैन ने भी मायाजम वर्ड दे दिया। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि क्यों हैनीमैन ने मायाजम वर्ड दिया। अब इसका वर्ड मीनिंग क्या होता है? पॉल्यूशन, कंटामिनेशन, मेल एयर और बैड एयर, नॉक्सियस इन्फ्लुएंस। इन एंशियंट टाइम्स पीपल बिलीव्ड that diseases were caused by bad air, foul odors, or poisonous vapors arising from decaying matter. This belief was called the miasma theory. ये पहले की बात है, हैनीमैन के टाइम की बात है। और कौन कौन थे जो मायाजम वर्ड के बारे में बात करते थे? एंशिएंट ग्रीक फिजिशियन हिप्पोक्रेट्स भी मायाजम जैसी चीजों पे बात करते थे। वो प्रॉपर मायाजम वर्ड यूज नहीं करते थे, लेकिन बोलते थे कि एपिडेमिक डिजीज पॉल्यूटेड एयर से होता है। और मायाजम वर्ड का भी मीनिंग वही होता है, बैड एयर, मेल एयर। मिडिल एज में भी हिप्पोक्रेट्स के बाद जब आया तो यूरोप में भी बोला गया कि मायाजम मतलब कोई चीज से कोई बीमारी हो रहा है तो उसको मायाजम बोला जा सकता है और उससे बीमारी होता है। हैनीमैन ने मायाजम का डिस्कवरी क्यों किया और हैनीमैन का मायाजम जो नॉर्मल मायाजम चल रहा था उससे अलग क्यों है और क्या है ये? आप सब लोग एक एफोरिज्म 8 पढ़े हैं ऑर्गेनन में। तो एफोरिज्म 8 में लिखा हुआ है, एक ऐसे एग्जांपल में दे रहा हूं। हैनीमैन के एक दोस्त थे ह्यू फ्लैंड, जो हैनीमैन के साथ पहले एलोपैथी प्रैक्टिस करते थे। बाद में वो चेंज होके होम्योपैथ बन गए। सॉरी, वो एलोपैथी किए थे, हैनीमैन चेंज होके होम्योपैथ बन गए। तो ह्यूफलैंड अभी भी एलोपैथी में ओल्ड स्कूल में बहुत ऊपर के लेवल के डॉक्टर थे। वो, उनका एक कमेंट आता है होम्योपैथी के ऊपर जो हैनीमैन एफोरिज्म 8 में मेंशन करते हैं। होम्योपैथी कैन रिमूव द सिम्टम्स बट द डिजीज हाँ. रिमेन्स। होम्योपैथी सिम्टम को हटा देता है लेकिन डिजीज रह जाता है।
तो हैनीमैन ने इसका एक्सप्लेनेशन दिया 8 के फुटनोट में कि ह्यूफलैंड इसलिए ऐसा बात बोल रहे हैं कि वो अभी भी होम्योपैथी के प्रोग्रेस से जलते हैं। एक ये कारण है कि होम्योपैथी आगे जा रहा है तो जल रहे हैं। दूसरा कॉज क्या है कि जितने एलोपैथिक फिजिशियन थे, ओल्ड स्कूल फिजिशियन थे, वो डिजीज को मेटेरियलिस्टिक कॉज से देखते थे कि कोई डिजीज ठीक करना है तो मटेरियल हटाना पड़ेगा, और होम्योपैथी में तो हम लोग मटेरियल हटाते नहीं है, हम लोग तो डायनेमिकली ट्रीट करके ठीक कर देते हैं। तो हैनीमैन ने एक्सप्लेनेशन दिया, लेकिन पता है हैनीमैन के माइंड में चल रहा था कि ह्यूफलेन कहीं ना कहीं सही बोल रहे हैं। क्या सही बोल रहे हैं? हैनीमैन देखते थे कि बहुत टाइम डिजीज को ट्रीटमेंट कर रहे हैं, पेशेंट बेटर हो रहा है, सिम्टम सिमिलरिटी के हिसाब से जो ड्रग प्रूविंग में सिम्टम आया है उसके हिसाब से पेशेंट को दे रहे हैं, पेशेंट ठीक हो रहा है, लेकिन बार बार आ रहा है। कुछ ठीक हो रहा है कुछ टाइम के लिए, कुछ महीनों के लिए, फिर वापस आ रहा है, फिर दे रहे हैं, फिर ठीक हो जा रहा है, लेकिन फिर वापस आ रहा है। तो हैनीमैन कहीं ना कहीं डीपली सोच रहे थे कि ह्यूफलैंड कुछ गलत नहीं बोल रहा है। अगर इस तरीके से सोचा जाए तो बार बार डिजीज आ रहा है, मतलब कोई ना कोई कॉज अंदर है जो हम ठीक नहीं कर पा रहे। और इस चीज को खोजने के लिए एनिमैन अपने लाइफ का 12 साल लगा दिए। देखिए एनिमैन क्या बोलते हैं, 80 एफोरिज्म के फुटनोट में एनिमैन बोलते हैं, आई स्पेंट 12 years इन इन्वेस्टिगेटिंग द सोर्स ऑफ दिस इनक्रेडिबली लार्ज नंबर ऑफ क्रॉनिक एफेक्शन, और उसका मेडिसिन, एंटीसोरिक रेमेडीज, एंटी माइजेमेटिक मेडिसिन। हैनीमैन बोले कि 12 साल मैंने लगा दिया। आपको पता है क्रॉनिक डिजीज का फर्स्ट वॉल्यूम कब पब्लिश हुआ था? हैनीमैन ने कब पब्लिश किया था? 1828 में। मतलब 12 साल लगा दिए, मतलब 1816 से लेके 1828 तक 12 साल। हम लोग 10 साल में बीएचएमएस एमडी कर लेते हैं, 12 साल में पीएचडी ओएचडी क्लिनिक चलाने लगते हैं, प्रोफेसर बन जाते हैं, मेडिकल ऑफिसर बन जाते हैं। यह आदमी 12 साल बस एक चीज को खोजने में लगा दिए, क्या? मैजम। और जब ऑर्गेनन का फोर्थ एडिशन आया, ऑर्गेनन का फोर्थ एडिशन कब आया? ऑर्गेनन का एडिशन कब कब आया? 1810 में पहला, 1819 में दूसरा, 1824 में तीसरा, और 1829 में चौथा। तो 1828 में जब वो क्रॉनिक डिजीज बुक पब्लिश कर दिए, तो 1829 में जो ऑर्गेनन लिखा उन्होंने फोर्थ एडिशन, उसमें उन्होंने मैजम की बात की। तो क्वेश्चन भी पूछता है कि थ्योरी ऑफ क्रॉनिक डिजीज हैनीमैन ने किस एफोरिज्म, किस एडिशन ऑफ ऑर्गेनन में डाला? तो फोर्थ एडिशन। अब आते हैं मैजम। मैजम का डेफिनेशन क्या है? फाइनल ईयर में रहता है, थर्ड ईयर में रहता है, एग्जाम में आता है, समझ नहीं आता क्या है। आज सब हम लोग समझ लेंगे, थ्योरी में कैसे लिखना है, एमसीक्यू में कैसे क्वेश्चन आएगा, और पेशेंट कैसे देखेंगे। डेफिनेशन है डायनेमिक नेचुरल डिजीज प्रोड्यूसिंग पावर और एजेंट। डायनेमिक नेचुरल डिजीज प्रोड्यूसिंग पावर और एजेंट। माइजम का कितना टाइप होता है? माइजम दो टाइप के होते हैं, एक एक्यूट माइजम, एक क्रॉनिक माइजम। एक्यूट माइजम क्या करते हैं? ये हैनीमैन के हिसाब से मैं बोल रहा हूं। मैं आज आप लोग को क्या क्या बताऊंगा, हैनीमैन के हिसाब से माइजम के बारे में बताऊंगा, recurrent. और उसके साथ केंट, रॉबर्ट्स, एलेन, इनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा इंसाइट दे दूंगा। तो ये सब हैनीमैन के हिसाब से माइजम कितने टाइप का था, एक्यूट एंड क्रॉनिक। एक्यूट माइजम क्या करता है? ये एक्यूट डिजीज प्रोड्यूस करवाता है, स्पेशली एपिडेमिक टाइप का। और क्रॉनिक माइजम क्या करता है? ट्रू क्रॉनिक डिजीज प्रोड्यूस करवाता है। ठीक है, अब एक्यूट माइजम को थोड़ा जान जाइए। एक्यूट माइजम, एक्यूट माइजम दो टाइप का होता है, एक रेकरेंट, एक नॉन रेकरेंट। अब रेकरेंट टाइप ऑफ एक्यूट माइजम क्या है? ये जिसको होता है वो लाइफ में एक बार से ज्यादा हो सकता है, मतलब बार बार हो सकता है। इट प्रोड्यूस, प्लीज आप लोग म्यूट करके रखिए सबसे पहले। इट प्रोड्यूसेस डिजीज विच ऑकर्स मोर देन वंस इन ए लाइफ टाइम। रेकरेंट नाम सुन के ही लग रहा है कि एक बार से ज्यादा। एग्जाम्पल हैनीमैन ने दिया, प्लेग ऑफ लिवेंट, येलो फीवर ऑफ सी कोस्ट, एशियाटिक कोलेरा, एटसेट्रा।
और दूसरा टाइप है नॉन रेकरेंट माइजम, नॉन रेकरेंट टाइप ऑफ एक्यूट माइजम। ये क्या है? नॉन रेकरेंट माने ये एक बार ही होता है। इट प्रोड्यूसेस डिजीज विच ऑकर्स ओनली वंस इन ए लाइफ टाइम। एग्जाम्पल स्मॉल पॉक्स, whooping cough, स्कारलेट फीवर, मम्स एटसेट्रा। आप देखिएगा आपको चिकन पॉक्स या मीजल्स या whooping cough लाइफ में एक बार ही होता है, और उसके बाद आपका बॉडी एंटीबॉडी बना लेता है और काम हो जाता है। अब एक एग्जाम में पूछता है और हैनीमैन बोलते हैं नॉन रेकरेंट एक्यूट माइजम को फिक्स्ड माइजम भी बोलते हैं। तो फिक्स्ड माइजम क्या है? नॉन रेकरेंट टाइप ऑफ एक्यूट माइजम इज ऑल्सो नोन एज फिक्स्ड माइजम। एंड व्हाई इट इज नोन एज फिक्स्ड माइजम? Because whenever it occurs to anyone, it produces same sign and symptom. आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूं, आपको कभी ना कभी लाइफ में चिकन पॉक्स और मीजल्स हुआ होगा, हुआ है? आपको जैसा सिम्टम आया है, फीवर आया, आपको प्लियोमॉर्फिक रैश आया चिकन पॉक्स में, अगर आपके बेटे को भी होगा तो वही सिम्टम आएगा, और अगर आपके पिताजी को भी हुआ होगा तो वही सिम्टम आया होगा। तो जब भी आएगा एक जैसा मैनिफेस्टेशन लाएगा, इसीलिए इसको बोलते हैं फिक्स्ड माइजम। तो ये हो गया एक्यूट माइजम। एक्यूट माइजम के बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानना है, हम लोग को मेन फोकस कहाँ करना है? क्रॉनिक माइजम एंड क्रॉनिक। देखिए आप लोग में से कोई ना कोई का माइक कौन है, ऑफ कर लीजिए। क्रॉनिक माइजम, क्रॉनिक माइजम को फंडामेंटल कॉज भी बोलते हैं। आप अगर एफोरिज्म 5 देखिएगा तो वहां देखिएगा कि एक्यूट डिजीज के लिए एक्साइटिंग कॉज को खोजना जरूरी है, और फंडामेंटल कॉज स्पेशली फॉर क्रॉनिक डिजीज। तो क्रॉनिक माइजम कितने टाइप का होता है? क्रॉनिक माइजम को दो तरीके से बांटा। क्रॉनिक माइजम दो तरीके से उसका कोई, आप लोग भाई म्यूट कर लीजिए यार, मेरे को दिक्कत हो रहा है थोड़ा थोड़ा। टाइप एक होता है। प्लीज जिसको, जो भी म्यूट नहीं करेगा वो उसको बाहर फिर कर दिया जाएगा। प्लीज म्यूट कर लीजिए सब लोग। तो क्रॉनिक माइजम दो तरीके से इसको हम लोग क्लासिफाई करते हैं। कैसे करते हैं? एक सेकंड बता रहा हूं। और जो भी डाउट्स है वो एंड में पूछे जाएंगे, अभी बीच में कोई डाउट ना पूछे। हाँ, जो भी, डाउट हाँ बीच में, क्योंकि डिस्टरबेंस रहती है बहुत ज्यादा। ऐसे भी बहुत बड़ा टॉपिक है, जल्दी जल्दी हमको बोलना पड़ रहा है कि खत्म। हाँ जी, और टाइप, क्योंकि बीच में बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है, प्लीज बीच में डिस्टर्ब ना करें, एंड के लिए अपने डाउट्स रखें। तो दो तरीके से माइजम, क्रॉनिक माइजम को डिवाइड करते हैं। एक सोरा सिफिलिस साइकोसिस, ऐसा ही हम लोग कर देते हैं डायरेक्ट, और एक तरीका से करते हैं कि वेनेरियल और नॉन वेनेरियल, वेनेरियल एंड नॉन वेनेरियल। वेनेरियल मतलब जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होता है, सेक्स करने से, इम्प्योर क्वेश्चन से एक आदमी से दूसरे आदमी में फैलता है, तो वेनेरियल साइकोसिस और सिफिलिस। और नॉन वेनेरियल सोरा। ऐसे डिवाइड करते हैं। अब आते हैं इसके डिटेल में, जानते हैं अब माइजम का डिटेल। अब माइजम का डिटेल क्या है, पहले आपको एक पिक्चर बना के दिखा देते हैं, जो चीज पे हम लोग अभी पूरा डिस्कस करें। पहले आप ब्लूप्रिंट समझ लीजिए। मान लीजिए एक आदमी है, इस आदमी को कोई माइजम नहीं है, ही इज फ्री फ्रॉम माइजम। मान लीजिए एक हेल्दी पर्सन है, फ्री फ्रॉम माइजम, इसको कोई माइजम है ही नहीं, इसके मम्मी पापा से भी नहीं आया, कुछ नहीं। ठीक है, इस आदमी को कंसीडर करके पहले हम लोग डिस्कस करते हैं, तो आपको समझने में आसानी हो। इस आदमी को कोई माइजम आया, कैसे आएगा माइजम? कोई आदमी को उस माइजम का प्राइमरी मैनिफेस्टेशन है, बस पहले बेसिक समझिए, डाउट उठ सब बाद में बताएंगे। मान लीजिए कोई आदमी को सोरा का प्राइमरी मैनिफेस्टेशन है, स्केबीज लाइक इरप्शन। मान लीजिए स्केबीज, एक ऐसी नाम ले लेता हूं,
उसको खुजली हो रहा है, उसमें से पानी निकल रहा है, रात को खुजली बढ़ रहा है, जलन हो रहा है, सब हो रहा है। वैसे आदमी के साथ आप सो गए, वैसे आदमी के बॉडी में आप टच कर गए, वैसे आदमी के क्लास में आप बैठ गए बगल में, या कपड़ा एक्सचेंज कर लिए, तो क्या होगा कि उसका जो टीचिंग इरप्शन का जो लिक्विड था, जो फ्लूइड था, वो आपके मान लीजिए हाथ पे टच हो गए। तो जहां पे वो टच करेगा, वहां पे स्किन पे जो नर्व होगा, उसके थ्रू इंटरनलाइजेशन होगा। क्या होगा? इंटरनलाइजेशन। अब वो मैग्नेज्म आपके अंदर घुसेगा, उस स्किन के जो नर्व है उसके थ्रू, मैं सोरा की बात कर रहा हूं। घुस गया। घुसने के बाद जब पूरा इंक्यूबेशन पीरियड हो जाएगा पूरे बॉडी में, तो बॉडी क्या करेगा, उसको सबसे लेस इंपॉर्टेंट ऑर्गन पे मैनिफेस्ट करेगा। तो सबसे लेस इंपॉर्टेंट ऑर्गन है स्किन, उस पे ये मैनिफेस्ट होगा, और उसको ये स्किन पे टीचिंग इरप्शन प्रोड्यूस होगा। ये हुआ सोरा। उसी तरीके से मान लीजिए साइकोसिस। कोई आदमी को साइकोसिस था, कोई आदमी को गोनोरिया था, उसके साथ किसी ने सेक्स कर लिया, तो उसके बाद क्या होगा कि उसके जेनाइटल एरिया में उस पहले इंटरनलाइजेशन होगा, और फिर सबसे लेस इंपॉर्टेंट ऑर्गन में क्या बताया हूं, स्किन। तो जेनाइटल ऑर्गन में साइकोसिस के कंडीशन में गोनोरिया, यूरेथ्रा से पस डिस्चार्ज होगा, और क्या हो सकता है, वार्ट्स हो सकता है। तो क्या क्या होगा वो आगे बताऊंगा, मैं पहले आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर रहा हूं। सिफिलिस में भी मान लीजिए कोई को सिफिलिटिक अल्सर है, सैंकर है, उसके साथ कोई इम्प्योर सेक्स किया, उसको फिर फैलेगा, उसके जेनाइटल एरिया में क्या होगा, अल्सर होगा, जिसको वेनेरियल सैंकर बोलते हैं। लिम्फ नोड इनलार्ज होगा, जिसको बूबो बोलते हैं। तो ये सारा है प्राइमरी मैनिफेस्टेशन। और ये प्राइमरी मैनिफेस्टेशन को आप इसी स्टेज में ठीक कर दीजिएगा, तो ये उसको क्रॉनिक डिजीज के रूप में पूरा नहीं फैलेगा। लेकिन क्या होता है, जब इस स्टेज पे पेशेंट होता है, तो जाता है एलोपैथी डॉक्टर के पास, कोई मेडिकल में वो क्या दे देता है, लोशन दे देता है, ऑइंटमेंट दे देता है, उसको वाट से तो उसको काट के निकाल देता है, अल्सर है तो उसका सर्जरी करने लगता है। ये सब कर कुर के प्राइमरी मैनिफेस्टेशन को सप्रेस कर देता है। और जब प्राइमरी मैनिफेस्टेशन सप्रेस हो जाता है, उसके बाद पेशेंट को लगता है वो तो ठीक हो गया। कुछ दिन, कुछ महीने, कुछ साल के बाद जब उसका बॉडी का पावर वाइटलिटी कम होता है, उसका ससेप्टिबिलिटी बढ़ जाता है, उस कंडीशन में क्या होता है, मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ क्रॉनिक डिजीज, कोई को कैंसर, कोई को डायबिटीज, कोई को ट्यूबरकुलोसिस, कोई को लंग प्रॉब्लम, कोई को जो जॉइंट पेन, सब कुछ हो जाता है। और तब वो उसको बोलते हैं सेकेंडरी मैनिफेस्टेशन। तो हम लोग जो पेशेंट देखते हैं हमारे क्लिनिक पे, हमारे कॉलेज में, हमारे हॉस्पिटल में, जो पेशेंट आते हैं वो क्या लेके आते हैं, सेकेंडरी मैनिफेस्टेशन। उनको प्राइमरी कभी ना कभी हुआ होगा, या कभी नहीं भी होता है, गार्जियन से आ जाता है और सेकेंडरी फॉर्म ले लेता है। और आपको सेकेंडरी जो प्योर क्रॉनिक डिजीज है, ट्रू नेचुरल क्रॉनिक डिजीज है, उसको आपको ट्रीट करना पड़ता है। और ऐसे ऐसे पेशेंट ही आपके क्लिनिक पे सबसे ज्यादा आते हैं, जॉइंट पेन, हार्ट में प्रॉब्लम, लंग्स में प्रॉब्लम, पेट में प्रॉब्लम। और उस समय आप क्या करते हैं, केवल कोई दवाई देके उसको रिलीफ दे देते हैं। अगर उसको ऐसे रिलीफ दीजिएगा वो ठीक होगा, वो क्योर होगा? नहीं होगा। अगर वो क्योर हो भी जा रहा है, आपको लग रहा है, तो रियल क्योर नहीं हो रहा है। जब तक आप उसको माइज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखेंगे, एंटी माइज्मेटिक ड्रग प्रेस्क्राइब नहीं करेंगे। तो आइए अब इसको डिटेल में पढ़ते हैं। माइज्म जब बॉडी में इंटर करता है, टच से सोरा और इम्प्योर क्वेश्चन से साइकोसिस और सिफिलिस, इंटरनलाइजेशन होता है और प्राइमरी मैनिफेस्टेशन प्रोड्यूस होता है। जब प्राइमरी मैनिफेस्टेशन को सप्रेस कर दिया जाता है बाय एक्सटर्नल एप्लीकेशन, कॉटराइजेशन, सर्जरी, it reappears as secondary manifestation and in the form of true chronic disease. कभी कभी क्या होता है, प्राइमरी से और सेकेंडरी के बीच आने के बीच में कुछ टाइम का गैप होता है, जिस समय आदमी पूरा हेल्दी रहता है, और उसको बोलते हैं लैटेंट स्टेट। तो लैटेंट स्टेट में भी बहुत टाइम पेशेंट रहता। स्लाइड चेंज, एक सेकेंड, मेरा थोड़ा कंप्यूटर घूम रहा है।
मैं नेक्स्ट पेज पे जाने के लिए कर दिया हूं लेकिन जा नहीं रहा। एनी प्रॉब्लम डॉक्टर विनय? हाँ मैम, थोड़ा नेक्स्ट पेज पे जा नहीं रहा है मेरा स्लाइड। आप दोबारा से रीशेयर करिए स्क्रीन, या तो अच्छा इसको ठीक। हटा के फिर दोबारा शेयर करिए स्क्रीन। नहीं, मैम दिख रहा है क्या? हेलो, स्लाइड दिख रहा है? यस यस हेलो। डॉक्टर विनय। हाँ ठीक। अब आते हैं स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी मैनिफेस्टेशन, जो मैंने आपको बता दिया क्या होता है। पहले फर्स्ट द टाइम ऑफ इन्फेक्शन, मूवमेंट, हैनीमैन बोल रहे हैं मूवमेंट, कि जब आपका स्किन टच हुआ सोरिक स्किन इरप्शन के साथ, जब आपका सेक्सुअल कांटेक्ट हुआ उसके साथ जिसको साइकोसिस और सिफिलिस है। उसके बाद सेकेंडली क्या होता है, इंटरनलाइजेशन। और थर्डली क्या होता है, अपीयरेंस ऑफ प्राइमरी मैनिफेस्टेशन। तो ये एग्जाम में बहुत बार पूछता है और आपको क्लिनिक के लिए भी बहुत जानने की जरूरत है। अभी मैं एग्जांपल भी दूंगा कि प्राइमरी मैनिफेस्टेशन जानना भी क्यों जरूरी है। देखिए सोरा का प्राइमरी मैनिफेस्टेशन हैनीमैन बोलते हैं, एफोरिज्म 80 में जाइएगा तो आपको मिल जाएगा। A peculiar cutaneous eruption, sometime consisting only of a few vesicles, accompanied by intolerable voluptuous tickling, itching, and a peculiar odor। तो जब सोरा का प्राइमरी मैनिफेस्टेशन आता है तो ये आता है मैनिफेस्टेशन कि क्यूटेनियस स्किन पे इरप्शन हो रहा है, वेसाइकल हो रहा है और बहुत टीचिंग होता है। साइकोसिस का जब होता है तो कॉलीफ्लावर लाइक ग्रोथ, वाट्स जैसा ग्रोथ होता है, और कॉलीफ्लावर लाइक, फूल गोभी जिसको बोलते हैं, फिग वाट, कॉक्सकॉम, कॉन्डाइलोमेटस गोनोरिया, पस जैसा डिस्चार्ज पेशाब के रास्ते से होता है। और सिफिलिस, वेनेरियल सैंकर, ये पेनलेस अल्सर होता है पेनाइल रीजन के ऊपर, वल्वा रीजन के ऊपर, और उसके साथ प्लस माइनस ब्यूगो। ब्यूगो क्या होता है, पेनलेस इनलार्ज इंगुइनल लिम्फ नोड। ये हो गया प्राइमरी मैनिफेस्टेशन, हो गया। अब आपको तो मैं पहले बता दिया कि प्राइमरी में, और आपने उसको एलोपैथी तरीके से मलहम लगा के ये वो करके दबा दिया, तब तो सेकेंडरी में चला जाएगा। अगर प्राइमरी का पेशेंट आपके पास आया तो आप क्या करिएगा। तो देखिए, हैनीमैन के हिसाब से, ऑर्गेनन के हिसाब से, क्रोनिक डिजीज के हिसाब से ट्रीटमेंट दो तरीके से होता है। पहले ये कॉन्सेप्ट समझिए। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा ना, आप ऑटोमेटिक सब चीज समझने लगेंगे। फिफ्थ एडिशन ऑफ ऑर्गेनन और सिक्स्थ एडिशन ऑफ ऑर्गेनन। फिफ्थ एडिशन हैनीमैन के लाइफ टाइम में पब्लिश हुआ था, और सिक्स्थ इन्होंने लिख दिया था लेकिन मरने के बहुत दिन बाद पब्लिश। ठीक है, क्या मेजर अंतर है। जब तक हम फिफ्थ एडिशन की बात करते हैं, क्रॉनिक डिजीज किताब की बात करते हैं, तब हम लोग प्रिस्क्रिप्शन की बात करते हैं सेंटेसिमल पोटेंसी। सेंटेसिमल पोटेंसी मतलब 3C, 6C, 30C, 200C, 1M, 10M, 50M, CM। मैंने सेंटेसिमल स्केल से बनाया हुआ दवा का बात करेंगे जब फिफ्थ एडिशन की बात करेंगे। और जब सिक्स्थ एडिशन की बात करेंगे तो वहां पे कौन सा पोटेंसी की बात आ जाएगी, LM पोटेंसी, 50 मिलीसिमल पोटेंसी, दैट इज 0/1, 0/2, 0/3। तो LM पोटेंसी के बारे में, 50 मिलीसिमल के बारे में हैनीमैन ने केवल सिक्स्थ एडिशन में बोला है, और फिफ्थ एडिशन तक और क्रॉनिक डिजीज किताब में सेंटेसिमल पोटेंसी के बारे में। तो अब आइए कि प्राइमरी मैनिफेस्टेशन का ट्रीटमेंट हैनीमैन ने क्या बताया। फिफ्थ एडिशन ऑफ ऑर्गेनल और क्रॉनिक डिजीज किताब के हिसाब से हैनीमैन सोरा के लिए बताते हैं सल्फर 30, और वेट फॉर 2, 3 और 4 वीक्स, जब तक उसका एक्शन है, जब तक पेशेंट को आराम है, वेट करिए। और कभी कभी ऐसा हो सकता है कि सल्फर का कुछ डोज आप रिपीट करिएगा, उसके बीच में कार्बोवेज या सीपिया का एक डोज देना पड़ सकता है ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम सिमिलैरिटी। साइकोसिस के प्राइमरी मैनिफेस्टेशन में हैनीमैन ने क्या बोला कि थूजा 30, हैनीमैन ना 30 को एक्स लिखते हैं, ध्यान रखिएगा।
रोमन 10 को हैनीमैन लिखते हैं 30। में बी रिपीटेड विथ अदर पोटेंसी। हैनीमैन कैसा कैसा पोटेंसी देते थे देखिए, 30, फिर 24, 21, 18, 3 के मल्टीप्लाई में। इट में बी अल्टरनेटेड विथ नाइट्रिक एसिड, डिपेंड्स ऑन सिम्टम। और सिफिलिस के लिए हैनीमैन बोलते थे बेस्ट मर्क्यूरियल प्रिपरेशन अगर दे दीजिएगा, और सिफिलिस अगर वर्जिन है, अनटच्ड है, कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ है, 14 दिन के अंदर वो ठीक हो जाए। और एज पर मेटेरिया मेडिका प्यूरा, सेमी ऑक्साइड ऑफ मर्करी और क्विक सिल्वर इन 30 पोटेंसी। ये था बेस्ट मर्क्यूरियल प्रिपरेशन हैनीमैन का। तो मुझे याद है एक बार एनआईएच में एक पेशेंट आया, मेरा जूनियर उसका केस टेकिंग लिया और वो लेके मेरे पास आया, बोला भैया इसके पेनिस में अल्सर है। अब आपको अगर ये पता रहेगा क्रॉनिक डिजीज के कॉन्सेप्ट के बारे में, तो आपका माइंड तुरंत जाएगा, अरे ये सिफिलिस का प्राइमरी मैनिफेस्टेशन तो नहीं। तो मैं बोला चलो देखते हैं। तो एग्जामिनेशन रूम में ले जाके देखे, तो हम तो पहले देखे नहीं थे कभी। देखे तो हमको एक अल्सर जैसा लगा। देखे, हमको लगा कि ये प्राइमरी मैनिफेस्टेशन ऑफ सिफिलिस है, लेकिन कंफर्म करना जरूरी है। मैंने उसको बोला कि भाई तुम 1 महीना पहले, 15 दिन पहले कहीं इधर उधर गए थे क्या? कोई एक्सपोजर का हिस्ट्री है क्या? कोई इम्प्योर पॉइजन का हिस्ट्री है क्या? या बिना बैरियर मेथड के सेक्स का हिस्ट्री है क्या? पहले वो बोला नहीं, लेकिन थोड़ा सा उसको मैं इस तरीके से किया, टंग वगैरह देखा। मैं बोला भाई टंग उंग देख के तो लग रहा है तुमको कुछ ना कुछ किए हो, सच सच बता दो तो मेरा ट्रीटमेंट आसान हो जाए। तो बता दिया हमको कि वो 15 दिन पहले रेड लाइट एरिया में गया था। अब ऐसा केस कहाँ मिलेगा आपको जल्दी? अब मेरा दिमाग एकदम टनक गया कि हैनीमैन तो बोले हैं प्राइमरी मैनिफेस्टेशन ऑफ सिफिलिस है, अगर इसको राइट दवा दे देंगे। और कोई एलोपैथी वो नहीं खाया था, सीधा वहीं पहुंच गया था। मैंने उसको दिया मर्कसोल, और एज पर 6th एडिशन 0/1, आगे बताऊंगा 6th एडिशन के हिसाब से कैसे देते। आपको विश्वास नहीं होगा, 1 महीना में वो ठीक हो गया। 1 महीना में। अभी यूपीएससी मेडिकल ऑफिसर का एग्जाम था 2 महीना पहले, तो उसमें क्वेश्चन पूछा था कि हैनीमैन के हिसाब से सबसे आसान ट्रीटमेंट किस माइजम का है, अगर वो अनटच्ड हो, अगर वो वर्जिन हो, अगर वो उसका ट्रीटमेंट नहीं किया गया हो एलोपैथी। राइट आंसर क्या होगा? सिफिलिस। तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, तो आप वो क्वेश्चन भी बना देते, और नहीं तो आप सोचने में ही लगे रह जाते। ये 6th एडिशन के हिसाब से ट्रीटमेंट 282 फुटनोट में जाइएगा, एफोरिज्म 282 फुटनोट 6th एडिशन। वहां पे हैनीमैन बोलते हैं कि मैंने हर जगह क्रॉनिक डिजीज में, हैनीमैन जब भी क्रॉनिक डिजीज की ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो हैनीमैन बात करते हैं स्मॉलेस्ट डोज के बारे में, स्मॉलेस्ट डोज के बारे में, और धीरे धीरे बढ़ाने के बारे में। लेकिन एक एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? इन द ट्रीटमेंट ऑफ 3 ग्रेट माइजम which while they still effloresce on the skin। तीनों माइजम का जब प्राइमरी मैनिफेस्टेशन है, जब वो स्किन पे है, उस समय हैनीमैन एक्सेप्शन बता रहे हैं। क्या एक्सेप्शन बता रहे हैं? देखिए, रिसेंटली इरप्टेड सोरा, अनटच्ड सैंकर, सिफिलिस और फिगवार्ड। सोरा सिफिलिस साइकोसिस का प्राइमरी मैनिफेस्टेशन बोल दिए। बोले कि ऐसे केस में हम लार्ज डोज देंगे, 50 मिलीसिमल पोटेंसी का लार्ज डोज देंगे, हायर एंड हायर डायनामाइजेशन में देंगे, और सेवरल टाइम डेली दे सकते हैं, सेवरल टाइम डेली। 5th एडिशन में क्या था? दे के वेट करिए। सेंटेसिमल का ही तो प्रॉब्लम है ना, कि आप 200 दे दिए तो वेट करिए। और यहाँ वेट करने का नहीं है, आप रोज भी रिपीट कर सकते हैं। यही तो एलएम पोटेंसी की खासियत है, इसलिए तो एलएम पोटेंसी यूज करना है। तो ये हो गया एज पर 6। और लार्ज डोज क्या हुआ? मेरे गुरु बताते हैं कि लार्ज डोज होता है एलएम पोटेंसी के हिसाब में। क्या एलएम पोटेंसी कैसे खाने को बोलते हैं? बोलते हैं आधा कप पानी लीजिएगा, और जो सीसी 100 ml में दवा बनी हुई है, उसको 10 बार स्ट्रोक करके एक ढक्कन आधा कप पानी में डालिएगा, और उसमें से 2 चम्मच खाइएगा। ये होता है नॉर्मल डोज, मिनिमम डोज। और लार्ज डोज होता है 1 ढक्कन इसमें डाल दीजिए और इस पूरा पानी को पीजिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो चलिए पहले सोरा सिफिलिस साइकोसिस और प्राइमरी मैनिफेस्टेशन के बारे में आप जान गए। अब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बात आपको बताते हैं। अभी मेन क्रॉनिक डिजीज सेकेंडरी मैनिफेस्टेशन आगे आएगा। हैनीमैन के पहले
अगर आप एफोरिज्म 78 79 पढ़िएगा तो एनिमैन बोल रहे हैं, हिदरटो, हिदरटो मतलब अब तक, सिफिलिस वाज ओनली माइजम व्हिच वाज नोन बिफोर मी। मतलब सिफिलिस के बारे में हैनीमैन के पहले भी लोगों को पता उस समय चल गया था कि सेक्स करने के बाद, इम्प्योर क्वेश्चन करने के बाद सिफिलिस फैलता है और ऐसा अल्सर हो सकता है। ओल्ड स्कूल कंसिडर्ड द सिफिलिस एंड साइकोसिस सेम। और ओल्ड स्कूल फिजिशियन क्या था कि वो लोग डिवाइड नहीं कर पाते थे कि गोनोरिया है तो साइकोसिस और सिफिलिस है तो अल्सर है। उस समय गोनोरिया साइकोसिस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, बस एक ही कॉन्सेप्ट था कि साइकोसिस और सिफिलिस सेम चीज है, और उसके लिए वो एक ही दवाई सबको देते थे। अब एक क्वेश्चन आता है एमसीक्यू में बहुत टाइम, कि हैनीमैन डिस्क्राइब्ड फर्स्ट माइजम एज। अगर क्वेश्चन आएगा फर्स्ट माइजम तो आपके माइंड में आएगा, अरे सोरा, सोरा सबसे बड़ा है, सबसे एंशिएंट है, तो सोरा होना चाहिए। लेकिन थोड़ा सा गड़बड़ क्या हो जाता है पता है? थोड़ा सा गड़बड़ ये हो जाता है कि हैनीमैन अपने क्रॉनिक डिजीज किताब में सबसे पहले साइकोसिस के बारे में बोले, तो उसको बोल दिए फर्स्ट माइजम। उसके बाद सिफिलिस के बारे में उसको बोल दिए सेकेंड माइजम। और उसके बाद सोरा के बारे में उसको बोल दिए थर्ड माइजम। हैनीमैन का अगर राइटिंग पढ़िएगा, हैनीमैन को अगर दिल से समझिएगा, तो आपको एक चीज समझ आएगा कि हैनीमैन वो चीज को सबसे पहले लिखते हैं जो चीज छोटा हो। अगर साइकोसिस पढ़िएगा तो ये 2 पेज में है, सिफिलिस पढ़िएगा तो 4 पेज में है, और सोरा पढ़िएगा तो 340 50 पेज में। और आप ऐसे भी जानते हैं कि हैनीमैन साइकोसिस और सिफिलिस पे कम रिसर्च किए, बहुत ज्यादा नहीं बोले, सबसे ज्यादा बोले सोरा के बारे में। क्यों? क्योंकि 7th 8th पार्ट ऑफ डिजीज एज पर हैनीमैन इज कॉज्ड बाई सोरा, एंड 1/8 जो होता है वो होता है साइकोसिस और सिफिलिस। तो सबसे ज्यादा हैनीमैन सोरा पे वर्क। अब क्या है, प्राइमरी मैनिफेस्टेशन को एक्सटर्नल एप्लीकेशन, मलहम लगा के, आपका सर्जरी करके, लाइगेशन करके, थ्रेडिंग करके हटा देंगे तो क्या होगा, सेकेंडरी मैनिफेस्टेशन होगा। तो अब आते हैं क्रॉनिक माइजम और डिटेल में पढ़ते हैं सोरा सिफिलिस साइकोसिस। सोरा के बारे में कुछ बेसिक चीज आपको बताते हैं जो हैनीमैन ने लिखा है, और ऑर्गेनन में भी है, और स्टुअर्ट क्लोज के किताब में भी है। एक क्वेश्चन, पहले सोरा के बारे में देखिए। मोस्ट एंशिएंट, सबसे पुराना, शुरू से चले आ रहा है, मोस्ट यूनिवर्सल, मोस्ट डिस्ट्रक्टिव, मोस्ट इंफेक्शियस, हाइड्रा हेडेड। बहुत बार एमसीक्यू एमडी एग्जाम में पूछा है, हाइड्रा हेडेड माइजम कौन है? सोरा। हाइड्रा हेडेड मतलब जिसका बहुत सारा हेड हो, रावण जैसा 10 मुख वाला, बहुत मैनिफेस्टेशन हो, एंड येट मोस्ट मिसएप्रीहेंडेड क्रॉनिक माइasthmatic डिजीज। सोरा इज द ओल्डेस्ट माइasthmatic chronic disease known to us. 7th 8th part of all chronic disease develop from सोरा। मतलब सोच लीजिए सोरा कितना पार्ट हो रहा है, इतना दूर सोरा ही हो रहा है, केवल इतना छोटा सा पार्ट साइकोसिस और सिफिलिस। सोरा जो वर्ड आया है वो हिब्रू वर्ड से आया है, सोरत। बहुत बार एग्जाम में पूछता है सोरत, इसको डेफिशिएंसी डिजीज भी बोलते हैं। सोरा का हिस्ट्री क्या है? एक बहुत पुराने डॉक्टर थे, इलाज उलाज करते थे हजारों साल पहले, उनको मूसा बोलते थे, इंग्लिश में मोसेस बोलते थे। वो सोरिक मैनिफेस्टेशन को मेलिग्नेंट इच बोलते थे। येलीफेड, हर्पिस भी बोलते थे इसको, लाइकेन भी बोलते थे। बाइबल में लेविटिकस ने बोला है गर्भ। अलेक्जेंड्रियन ट्रांसलेटर जो थे वो बोलते थे स्केबिस जुगिस। ये सब एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आप मैजम को समझना चाहते तो बहुत इंपॉर्टेंट। जोनाथन बोलते थे ड्राई इच स्प्रेड ओवर द बॉडी। इंग्लिश बाइबल कमेंटेटर और कैलमेट सोरा को लेप्रोसी भी बोलते थे। प्लेटो ग्लाइकाई पिक्रोन, सिसेरो डल्सिडो ऑफ स्केबिज, और ऑक्सीडेंटल सोरा ऑफ यूरोप।
सेंट एंथोनी फायर, ये सब सोरा का पुराना नाम है। मैलिग्नेंट एरिसीपेलस। जब हैनीमैन आए तो उसको प्रॉपर तरीके से चैनलाइज। तो सोरा का प्राइमरी मैनिफेस्टेशन क्या होता है? मैंने बोला जब आप कोई भी इच इरप्शन रहेगा उससे टच करिएगा, उसके कांटेक्ट में आइएगा। ये सब हैनीमैन बोल रहे हैं क्रॉनिक डिजीज में। तो 6 7 10 14 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड होगा और उसके बाद आपको इरप्शन चालू। आपको थोड़ा थोड़ा फीवर भी आएगा, इवनिंग फीवर। आपको स्क्रैच करना ही पड़ेगा। ऐसा खुजली होता है, आपको इसके भी हुआ होगा तो फील हुआ होगा कि आप कहीं भी रहिएगा आपको खुजलाना ही पड़ेगा। और अगर आप नहीं खुजलाए तो आपके बॉडी में एक सडर पास होगा। और खुजलाने के बाद क्या होगा? जलन होगा। लेकिन आपको प्लेजर मिलेगा, आराम मिलेगा। सप्रेशन करिएगा तो क्या होगा? लैटेंट में जाएगा या सेकेंडरी सोरा, क्रॉनिक डिजीज बनेगा। साइकोसिस। साइकोसिस के बारे में हैनीमैन बोलते हैं कि सबसे ज्यादा फैला था फ्रेंच वार के टाइम पे। अब वॉर के टाइम पे क्यों फैल रहा है भाई? वॉर के टाइम पे क्या होता है, पहले होता था, आज तो वॉर ही नहीं होता, कि जो मिलिट्री आर्मी लोग होते थे वो दूसरे कंट्री को जब इन्वेड कर देते थे तो ये लोग भी तो बहुत अपने घर से दूर रहते थे। और उस टाइम में क्या करते थे, वो लोग वहां के औरतों के साथ सेक्स कर लेता था। और ये इम्प्योर पॉइजन होने के कारण ये साइकोसिस गोनोरिया बहुत ज्यादा फैला। तो हैनीमैन बोले कि फ्रेंच वार के टाइम पे बहुत फैला। और एलोपैथी के हिसाब से साइकोसिस और सिफिलिस एक ही था उस जमाना में। तो उनके पास एक ट्रीटमेंट था, दवाई मरकरी। तो क्या करते थे, मरकरी का लार्ज डोजेस साइकोसिस वाले पेशेंट को भी देते थे और सिफिलिस वाले पेशेंट को भी देते थे। और ठीक कोई होता नहीं था। और मरकरी का साइड इफेक्ट हो जाता। हैनीमैन के हिसाब से साइकोसिस दो टाइप का होता है, कि स्पेसिफिक गोनोरिया, एक नॉन स्पेसिफिक गोनोरिया। स्पेसिफिक गोनोरिया वो है जो इम्प्योर पॉइजन से फैला, उसके बाद वाट्स हुआ, कॉलीफ्लावर लाइक ग्रोथ आया, गोनोरिया आया और उसको सप्रेस किए तो सेकेंडरी मैनिफेस्टेशन है। और नॉन स्पेसिफिक गोनोरिया हैनीमैन बोलते हैं कि इम्प्योर पॉइजन किया या नॉर्मल जो यूटीआई होता है ना, केवल यूरेथ्रा में सिम्टम है, पेशाब लग रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है थोड़ा मोड़ा, और ट्रीटमेंट किए कुछ दवाई से तो ठीक हो गया, तो उसको बोलते हैं नॉन स्पेसिफिक गोनोरिया। ये पूरे बॉडी में नहीं फैलेगा, क्रॉनिक मायजम के रूप में नहीं फैलेगा। जो नॉन स्पेसिफिक गोनोरिया है उसके लिए हैनीमैन 4 दवा का नाम बताए। देखिए 4 दवा कौन कौन सा है। फ्रेश पार्सले जूस, इसी दवा को एलेन की नोट में पढ़िएगा, कोई किताब में पेट्रोसेलिनम बोलते हैं। स्मॉल डोज ऑफ कैनाबिस, कोपाइबा बाम और कैंथरिस। ये 4 दवा हैनीमैन बताए नॉन स्पेसिफिक गोनोरिया के लिए। और स्पेसिफिक गोनोरिया के लिए तो मैंने आपको बोला हैनीमैन क्या बताए, थूजा अल्टरनेटेड विथ नाइट्रिक एसिड। अब केंट के हिसाब से साइकोसिस, देखिए हैनीमैन सबसे ज्यादा बात सोरा का कर दी है। तो जब केंट आए तो देखे कि हैनीमैन तो सोरा के बारे में बहुत बात कर ही दी है, तो हम ज्यादा बात करते हैं साइकोसिस के बारे में। तो साइकोसिस को केंट ने बहुत अच्छे से समझाया। साइकोसिस केंट के हिसाब से होता है एक सिंपल इन्फ्लामेशन ऑफ यूरेथ्रा और एक होता है स्पेसिफिक इन्फ्लामेशन ऑफ यूरेथ्रा। और स्पेसिफिक इन्फ्लामेशन ऑफ यूरेथ्रा दो टाइप का होता है, एक्यूट गोनोरिया, क्रॉनिक गोनोरिया। और एक्यूट गोनोरिया क्या होता है दवाई दीजिएगा ठीक हो जाएगा। क्रॉनिक गोनोरिया क्या होता है, जब ये सप्रेस होता है तो साइकोसिस डेवलप करता है, होल बॉडी में ट्यूमर, कैंसर, फलना ठिकाना डिजीज प्रोड्यूस करता है। केंट के बाद देखिए कॉन्सेप्ट तो आपको मैं बता दिया हूं, अब केंट जो इंपॉर्टेंट बात बोलते हैं वो मैं आपको बताता हूं, तो आपका माइंड कैसे घूमेगा कि आप कैसे प्रैक्टिस करते हैं, तो कैसे क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है। केंट देखिए क्या बोल रहे हैं कि गोनोरिया होता है बहुत लोगों को और वो सप्रेस कर लेते हैं इंजेक्शन से। आज भी आपको गोनोरिया होगा, साइकोसिस होगा, आप जाइएगा तो क्या करेंगे वो लोग, एंटीबायोटिक दे देंगे, आपका वार्ड्स हटा देंगे। और जब वो सप्रेस हो जाएगा तो वो कंसीडर करते हैं, ओल्ड स्कूल कंसीडर्ड
दैट गोनोरिया एंडेड, साइकोसिस एंडेड, और ये आदमी अब शादी कर सकता है यंग एज में। मान लीजिए कोई इधर उधर गंदा काम कर रहा है और उसके बाद उसको गोनोरिया हो जा रहा है और वो एंटीबायोटिक वगैरह दे दे रहा है, तो एलोपैथी फिजिशियन सोच रहे हैं कि इसका गोनोरिया ठीक हो गया, अब वो शादी कर सकता है, उस दूसरे कोई को नहीं फैलेगा। लेकिन केंट बोलते हैं इट इज नॉट ट्रू एंड ही शुड डिले द मैरिज। वो शादी उसको मत करने दो। क्यों? बोलते हैं उसका ट्रीटमेंट करो और तब तक शादी मत करने दो जब तक उसका डिस्चार्ज वापस ना आ जाए एंटीसाइकोटिक मेडिसिन देने से। जब वापस से प्राइमरी मैनिफेस्टेशन का डिस्चार्ज आ जाएगा और वो ठीक होगा, तब मानेंगे कि उसको क्योर हुआ है। Only then he can marry and his wife will continue healthy and bring forth healthy children. अब आप बोलेगा मान लीजिए सर गोनोरिया है, उसको सप्रेस कर दिए हैं और शादी कर लेते हैं, तो क्या होगा? वाइफ पे बच्चे पे क्या प्रॉब्लम होगा? देखिए केंट क्या बोल रहे हैं। इन प्रैक्टिस यू विल सी ए हेल्दी वाइफ। आप देखिएगा कोई कोई लड़की शादी की, वो लड़की शादी के पहले तक ठीक थी, शादी के 1 साल 18 महीने बाद आपके पास आई दवा लेने और बोल रही है यूटेरस में प्रॉब्लम हो रहा है, ओवरी में प्रॉब्लम हो रहा है, एब्डोमेन प्रॉब्लम एंड सेवरल अदर ट्रबल, और उसका फेस पैलिड, वैक्सी, एनीमिक, एनीमिया होना शुरू हो गया। आप सोचिएगा ये बंदी 2 साल पहले ठीक थी, उसका हिस्ट्री लीजिएगा, और अभी इसको क्या हो गया? When you will go to the history of husband, you will be surprised that he had 2 or 3 attacks of gonorrhea that were treated with nitrate of silver injection etc. उसके हस्बैंड को गोनोरिया हुआ था जिसको उसने सप्रेस किया था सिल्वर नाइट्रेट से, इंजेक्शन से, एंटीबायोटिक से, ब्ला ब्ला से, और जिसके बाद उसका शादी हुआ और उसकी मिसेस को, उसकी वाइफ को सारा प्रॉब्लम हो गया। वो वुमेन हो सकती है स्टेराइल हो जाए, उसका बच्चा ना हो, उसका बच्चा होगा तो मेरेस्मस हो सकता है, स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू कंजम्पशन, टीबी होने के चांसेस, चाइल्ड वैक्सी, एनीमिक, कस्टम टू लिएंट्रिक स्टूल, कॉलेरा इन्फेंटम एक्सेट्रा। दैट लेडी विल गेट द साइकोसिस इन सेम स्टेज विच इज प्रेजेंट इन द हस्बैंड। सोचिए इतना बड़ा हादसा हो सकता है और होता है। क्या करना है? और जिसको गोनोरिया सप्रेस होगा उसको साइकोसिस फैलेगा और उसको डीप सीटेड मैनिफेस्टेशन, एपिथेलियोमा, ब्राइट डिजीज, थाइसिस, निमोनिया, ब्रेकडाउन ऑफ लंग, कोई भी डिजीज होगा तो रिकवरी करने में टाइम लगेगा, ये सारा प्रॉब्लम हो जाएगा। क्या करना है? एंटी माइजमेटिक, एंटी साइकोटिक ट्रीटमेंट इन लोगों को देना पड़ेगा, तब ये ठीक होंगे। सिफिलिस, सिफिलिस का मैंने बता दिया कि इम्प्योर क्वेश्चन होगा तो क्या होगा? पेनाइल रीजन पे, वल्वल रीजन पे इम्प्योर अल्सर होगा जिसको सैंकर बोलते हैं, वेनेरियल सैंकर। और बूबो, बूबो किसको बोलते हैं? पेनलेस इनलार्ज इंगुइनल लिम्फ नोड, जो कभी कभी होता है। तो अब इसका क्या ट्रीटमेंट करना है? हैनीमैन कहते हैं हिसाब से, तो हैनीमैन बोल दिया बेस्ट मर्क्यूरियल प्रिपरेशन। अब हैनीमैन सिफिलिस को 3 भागों में बांटे हैं। कैसे कैसे पेशेंट आपके पास आएंगे और उनका ट्रीटमेंट आपको कैसे करना है, देखिए। पहला पेशेंट आपको आएगा, एक पेशेंट जिसका प्राइमरी मैनिफेस्टेशन प्रेजेंट रहेगा, जैसा मेरा पेशेंट आया था कि उसके पेनिस पे इरप्शन, सॉरी अल्सर था, मैंने देखा, और उसके साथ ब्यूबो हो भी सकता है, लिम्फ नोड फूला रह भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। पहला एक टाइप का ऐसा पेशेंट आपके पास आ सकता है। दूसरा ऐसा पेशेंट आ सकता है कि उसको सैंकर, अल्सर और बूबो हुआ था, लेकिन उसको सर्जरी से, ऑइंटमेंट से, ये सब से हटा दिया गया, डिस्ट्रॉय कर दिया गया, सैंकर गायब, ब्यूबो गायब। लेकिन हाँ, अभी तक कोई दूसरे मैजम के साथ उसका कॉम्प्लिकेशन नहीं है, उसके बॉडी में अगर सोरा है तो डेवलप नहीं हुआ है, उसकी कंडीशन खराब नहीं है, बस यही गलती किया है कि उसका ट्रीटमेंट करवा के आया है। और तीसरा एक टाइप का पेशेंट आएगा जो सिफिलिस तो है, प्राइमरी मैनिफेस्टेशन हो या ना हो, लेकिन सोरा डेवलप हो चुका है, बहुत सारा एलोपैथिक दवा खाया तो जो सोरा उसका लेटेंट में था, अब वो सारा मैनिफेस्टेशन भी आने लगा। तो 3 टाइप से पेशेंट आपके पास आते हैं। क्या ट्रीटमेंट करना है? अगर फर्स्ट कंडीशन है, मैनिफेस्टेशन एक्सटर्नल प्रेजेंट है, तो मरकरी दीजिए, बेस्ट मर्क्यूरियल प्रिपरेशन, सेंटेसिमल के हिसाब से 30 पोटेंसी में।
कुछ दिन के बाद क्या होगा, सैंकर अल्सर गायब हो जाएगा, पस थोड़ा मोड़ा आएगा, गायब हो जाएगा, हीलिंग अपने आप हो जाएगा, पूरा वेनेरियल डिजीज खत्म हो जाएगा, कोई स्कार नहीं बचेगा, थोड़ा सा डिस्कलरेशन होगा भी तो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। सेकेंड कंडीशन में जब वो दवा खाके या सप्रेस करके आया है बट सोरा डेवलप नहीं हुआ है, सेंकर डिस्ट्रॉय हो गया है, ब्यूबो है या नहीं है, कोई भी चीज हो सकता है, लेकिन डेवलप सोरा नहीं हुआ है, उसको भी ऐसे ही इंटरनल मरकरी ट्रीटमेंट दीजिए, ब्यूबो गायब हो जाएगा, क्योर कंप्लीट होगा। और अगर वो डिस्ट्रक्शन किया होगा अल्सर का तो उसका जो स्कार रहेगा वो भी गायब होगा। आप तब मानिएगा कि आपको अच्छे तरीके से क्योर हो गया है जब आपका स्कार है वो एकदम गायब हो जाए। और तीसरा कंडीशन है कि सोरा डेवलप हो गया है, तो सोरा डेवलप हो गया है तो सिफिलिस प्लस सोरा, ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, इसको वेनेरियल सैंक्रस डिजीज भी बोलते हैं जो ऑर्गेनन में लिखा हुआ है, और क्रॉनिक डिजीज में हैनीमैन इसको बोलते हैं सेकेंडरी सिफिलिस, बास्टर्ड सिफिलिस या मॉन्स्टर ऑफ ए डबल डिजीज। इसके लिए हैनीमैन बोले हैं कि एंटीसोरिक ट्रीटमेंट करना चाहिए और उसके बाद एंटीसिफिलिटिक। समझ गए, पहले एंटीसोरिक इसको देना पड़ेगा और उसके बाद एंटीसिफिलिटिक देना पड़ेगा। तो ये हुआ माइजम और उसका ट्रीटमेंट। अब आपको प्रैक्टिकल बात बताते हैं कि आप क्या करिएगा। आप क्लिनिक पे कोई पेशेंट आया, केंट बी सिफिलिस के बारे में थोड़ा बोले हैं, सबसे ज्यादा बेस्ट जो बोले हैं वो साइकोसिस के बारे में केंट बोले हैं और हैनीमैन तो तीनों के बारे में बोले हैं। आपको क्या करना है क्लिनिक पे, आप पहले समझिए। एक पेशेंट आया, उसका पूरा केस लिए 20 सिम्टम दिया। मैं कल लेके अब 20 जाऊंगी। सिम्टम में आप हाँ देखिए डॉक्टर कि विनय। कौन कौन सा। हाँ जी। हाँ हाँ लास्ट के सिर्फ 2 मिनट्स बचे हैं। ठीक, ठीक है, हाँ जी। मैं बस 1 मिनट में खत्म। 20 सिम्टम आपके पास आया, आप देखिए कितना सिम्टम सोरा का है, कितना सिम्टम साइकोसिस का है, कितना सिम्टम सिफिलिस का है। तो आपको समझ में आ गया कि सोरा का सिम्टम इस पेशेंट में ज्यादा है। तो आप एज ए होल दवा मिला के, जो दवा में सबसे ज्यादा सिम्टम सिमिलरिटी होगा हर जगह से मिला के देखिएगा, रेपर्टरी से देखिए, मेटेरिया मेडिका से देखिए, ध्यान रहना चाहिए कि वो मेडिसिन जो आप दे रहे हैं एंटीसोरिक हो। जब एंटीसोरिक होगा, जो मोस्ट प्रिडोमिनेंट माइजम होगा उसके खिलाफ में जब आप दवा दीजिएगा तब आपका पेशेंट प्रॉपर तरीके से क्योर में जाएगा। एंटीसोरिक, मान लीजिए इस पेशेंट को आप एंटीसोरिक दिए, मान लीजिए कि सल्फर से शुरू की, सल्फर का सिम्टम सबसे ज्यादा मिला, कुछ टाइम के बाद क्या होगा, सल्फर का सिम्टम, सल्फर सोरा का सिम्टम कम होगा, पेशेंट बेटर होगा और साइकोसिस और सिफिलिस जो दवा है उसका सिम्टम ज्यादा होगा। जब दूसरा माइजम प्रोमिनेंट हुआ तो आप उसका एंटी साइकोसिस देना पड़ेगा, एंटी सिफिलिस देना पड़ेगा, और ऐसे अल्टरनेट कर करके आप उस पेशेंट को एक लॉन्ग रन में प्रॉपर तरीके से क्योर कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको सेकेंडरी मैनिफेस्टेशन ऑफ सोरा सिफिलिस साइकोसिस जानना पड़ेगा। ये कहां दिया हुआ है, एच ए रॉबर्ट्स की फिलोसॉफी में दिया हुआ है, हैनीमैन के क्रॉनिक डिजीज में दिया हुआ है, ऑर्टेगा की किताब में दिया हुआ है, जे एच एलन की किताब में दिया हुआ है, फिलिस फाइट की किताब में दिया हुआ है, सेकेंडरी मैनिफेस्टेशन ऑफ सोरा सिफिलिस साइकोसिस। उसको आप पढ़ लीजिएगा, तब तो याद कर लीजिएगा, तब तो आप पेशेंट में मिला पाइएगा। तो मैंने सेकेंडरी सिम्टम ऑफ सोरा सिफिलिस साइकोसिस लास्ट के स्लाइड में कुछ कुछ कहीं कहीं से निकाल के दे दिया। आपको एक एग्जांपल बताता हूं। एक बहुत बड़े डॉक्टर थे, कौन डॉक्टर, उनका नाम है आरपी पटेल। आरपी पटेल सर महाराष्ट्र के डॉक्टर थे। उनके बारे में एक बात बता देता हूं 1 मिनट में। अरे यार ये हटेगा कैसे, ठीक है, उनके बारे में बता देता हूं। आरपी पटेल सर बहुत कैंसर पेशेंट बहुत देखते थे, केंट रेपर्टरी के ऊपर भी बहुत लिखे हैं। उनके बारे में जब आप जानिएगा, अपने किताब में लिखे हैं, उनको कैंसर हुआ था, लंग कैंसर, और मेटास्टेसिस हो गया था, कोई दवा से ठीक नहीं हो रहा था, और कैसे होम्योपैथी में कन्वर्ट हुए थे। एक डॉक्टर, बंगाल के डॉक्टर थे, वो उनसे पूछे कि आप अपने फैमिली में बताओ तो किसी को वाट्स हुआ था। वो बोले हाँ मेरे मम्मी या पापा को तो था, वो तो अभी नहीं है। उस बेसिस पे और सिम्टम पे थूजा दिया गया और उनका कैंसर ठीक हुआ था, और उसके बाद वो होम्योपैथी में कन्वर्ट हुए और इतना बड़ा डॉक्टर बने।
तो मायाजम को हल्के में नहीं लेना है, अच्छे से पढ़ना है और उस हिसाब से प्रिस्क्रिप्शन करना है। तो थैंक यू, ये तो मेरा एक छोटा सा ट्रेलर था। आपको अगर फिल्म देखना है तो अच्छे से आप किताब पढ़िए, और आप किताब पढ़िए हैनीमैन का, जितना मैंने किताब बताया, और फॉलो करिए। आप मेरा इंस्टाग्राम चैनल भी फॉलो कर सकते हैं, जिससे आपको कुछ सीखने को भी मिलेगा और हम लोग आपस में कुछ डिस्कशन कर सकते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू IFPH फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू शेयर समथिंग विथ यू ऑल। या डॉक्टर विनय प्रताप सिंह जो टॉपिक लेते हैं, क्योंकि एजुकेशन में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, तो यहाँ पे तो एक छोटा सा इनका सेशन था। आज टाइम भी ओवर हो गया हमारा, तो डिस्कशन के लिए जो भी इनसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, जैसे कि बताया, इंस्टाग्राम अकाउंट पे इनको फॉलो कर सकते हैं। जो भी क्वेश्चंस है आई गेस आपको DM कर सकते हैं। चैट बॉक्स में डलवा दीजिए हाँ जी, नंबर। और बाकी आप अपना नंबर जो और हम तो है वो आग्रह भी टाइप करेंगे कर दीजिए। डॉक्टर डॉक्टर विनय विनय, प्रताप सिंह डॉक्टर जी विनय, से आर यू कि देयर? दोबारा इसी सेशन को लें। जी सर, जी सर, आई विल ट्राई। दोबारा हाँ, तो इसी क्योंकि सेशन को डिस्कशन रह लें, गया अभी भी, समझे ना। तो हम इसलिए। आग्रह करते हैं, हाँ जी, NIH का प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा लगा, शानदार, वेरी वेरी थैंक्स। हमारी बेटी भी NIH से है, समझे हाँ ना। जी सर, आपने बताया था जी। थैंक यू सर, और कीप ब्लेसिंग मी तो एंड हाँ, IFPH। दोबारा लीजिए। यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, म्याद को जानना। म्याद को जान गया, प्रैक्टिस बढ़िया करेगा, अच्छा करेगा। वेरी वेरी थैंक्स। चलिए, थैंक यू सर। मैं जो सेशन सीखा वाज हूँ वेरी वो नाइस। सुभाष सिंह सर से सीखा हूँ, LM खान सर से सीखा हूँ, NIH के सेशन टीचर बहुत से अच्छा था, सीखा हूँ। लेकिन डिस्कशन के लिए, हाँ जी, डिस्कशन के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं आप। अपना कांटेक्ट नंबर भी डाल दीजिए डॉक्टर विनय। जी मैम, कांटेक्ट नंबर मैंने बोल दिया है। मेरा कांटेक्ट नंबर मैं आपको बता देता हूँ, चैट चैट बॉक्स में बॉक्स टाइप कर। हाँ में जी, टाइप कर देता हूँ। यस, तो ये डॉक्टर विनय का नंबर है, और इसी पे अपना, इसी नाम से इनका इंस्टाग्राम अकाउंट है, तो उसको भी आप फॉलो करके और इनसे DM करके भी बात कर सकते हैं, जो भी डाउट हो। थैंक यू मैम, थैंक यू यस, एवरीवन। तो थैंक यू डॉक्टर विनय प्रताप सिंह आज के सेशन के लिए। आगे भी और एनरिचिंग ऐसी सेशन लेके आएंगे, ये आशा जी, थैंक यू। करते हैं। और इंग्लिश सेशन के लिए मैं हैंड ओवर करती हूँ डॉक्टर अजनी।